हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का द सोशल क्लास के एक और नए वीडियो में। तो आज हम लोग सीयूटी 2025 का जो इकोनॉमिक्स डोमेन है उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। इनमें से कौन सा जो नेशनल इनकम में ऐड नहीं किया जाएगा। तो ऑप्शन ए क्या कह रहा है, रेंट रिसीव बाय लैंडलॉर्ड, सैलरीज ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, ट्रांसफर पेमेंट, प्रॉफिट प्राइवेट इंटरप्राइज। तो नेशनल इनकम में कौन सा इंक्लूड नहीं होगा, तो वो है आपका ट्रांसफर पेमेंट। आपको पता होगा कि जो ट्रांसफर पेमेंट होता है वो नेशनल इनकम का पार्ट नहीं होता है। नेशनल इनकम में बस फैक्टर पेमेंट्स इंक्लूड होता है। ट्रांसफर पेमेंट क्या होता है, जो कि बिना किसी प्रोडक्टिव सर्विस से आपको मिलता है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इफ द एमपीसी इज 0.75, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द मल्टीप्लायर। अगर एमपीसी का वैल्यू 0.75 है तो जो मल्टीप्लायर का वैल्यू है वो क्या होगा। मल्टीप्लायर का वैल्यू जो है वो 4 होगा। ऐसा क्यों है, क्योंकि जो के का वैल्यू होता है वो होता है आपका 1/MPS या फिर 1/1 - MPC। तो अगर 1/MPS होगा तो आपका एमपीसी अगर 0.75 है तो एमपीएस जो होगा वो 0.25 होगा। और 1/0.25 कितना आएगा, 4। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्वालिटेटिव टूल ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। इनमें से कौन सा जो है वो क्वालिटेटिव टूल है, क्वांटिटेटिव नहीं। तो क्वालिटेटिव क्या है इसमें, मॉडल सुएशन। मॉडल सुएशन जो है वो क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट है जिसका यूज आरबीआई मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए करता है। ठीक है, मॉडल सुएशन में क्या होता है कि यहाँ पे जो सेंट्रल बैंक होता है कुछ गाइडेंस देता है जो का कमर्शियल बैंक्स होता है उनको, कि उनको क्या करना है क्या नहीं करना है उसके बारे में बताता है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इन द कीनेशियन मॉडल विच कंपोनेंट इज कंसिडर्ड ऑटोनोमस। कीनेशियन मॉडल जो है, ठीक है, कीनेशियन मॉडल है जो है आपका, उस पे कौन सा जो कंपोनेंट है उसको हम लोग कांस्टेंट मानते हैं। तो कांस्टेंट हम किसको मानते हैं, कांस्टेंट हम हमेशा इन्वेस्टमेंट को मानते हैं। हम लोग ऐसा मान के चलते हैं कि इन्वेस्टमेंट जो है वो कांस्टेंट है। कांस्टेंट होने का मतलब क्या है कि इन्वेस्टमेंट जो है आपका इन्फ्लुएंस नहीं होगा करंट इनकम लेवल से। इनकम का कोई भी इम्पैक्ट इन्वेस्टमेंट में नहीं देखने को मिलेगा, यही हम लोग एज्यूम करके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड। इनमें से कौन सा जो है वो एग्रीगेट डिमांड का कंपोनेंट नहीं है। तो इनमें से कौन सा एग्रीगेट डिमांड का कंपोनेंट नहीं है, तो एग्रीगेट डिमांड का कंपोनेंट आपका इनमें से सेविंग्स नहीं है। सेविंग्स इसका एग्रीगेट डिमांड का कंपोनेंट नहीं है। आपको पता होना चाहिए एग्रीगेट डिमांड का कंपोनेंट को आप कैसे याद रख सकते हैं, CIG X - M। सी कंजम्पशन, आई इन्वेस्टमेंट, जी गवर्नमेंट एक्सपेंडिंग और X - M माने नेट एक्सपोर्ट। तो सेविंग जो है वो इसका पार्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, द डिफरेंस बिटवीन जीएनपी एंड एनएनपी इज। जीएनपी और एनएनपी में से क्या डिफरेंस है। तो जीएनपी और एनएनपी में डिफरेंट क्या है आपको पता होगा। देखिए, जी और एन मतलब ग्रोस और नेट। तो ग्रोस माइनस नेट या फिर नेट माइनस ग्रोस का आंसर क्या आता है, वो हमेशा आपका डेप्रिसिएशन आता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डेप्रिसिएशन। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ आरबीआई। इनमें से कौन सा जो है वो आरबीआई का फंक्शन नहीं है। तो आरबीआई का फंक्शन इनमें से कौन सा नहीं है। आरबीआई का फंक्शन आपका इनमें से पहले ऑप्शन देख लीजिए, इश्यू ऑफ करेंसी, बैंकर टू द गवर्नमेंट, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट और कस्टडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। तो इसमें आपको डायरेक्ट पता चल रहा होगा कि ऑप्शन सी जो है वो आरबीआई का फंक्शन नहीं है, क्योंकि आरबीआई जो है वो पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड ए लीकेज इन द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में लीकेज किसको कंसिडर किया जाता है। तो इसके लिए आपको पहले ये जानना होगा कि लीकेज क्या होता है। तो लीकेज जो देखिए, अगर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है उसमें हम लोग क्या एज्यूम करते हैं, हम लोग ये मानते हैं कि जो इनकम है वो फेम टू हाउस होल्ड सर्कुलर है। मतलब कि फेम अगर खर्च करेगा तो हाउस होल्ड को मिलेगा, और हाउस होल्ड मतलब हाउस होल्ड अगर खर्च करेगा तो फेम को मिलेगा, और जो पैसा फेम देगा वो हाउस होल्ड को मिलेगा। तो ये जो एजम्पशन है, इसमें लीकेज क्या होता है, लीकेज ये होता है कि अगर कोई इंसान सेविंग कर रहा है तो वो जो है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से उस पैसे को निकाल चुका है, क्योंकि अब वो उसको यूज नहीं करेगा खरीदने में। तो ये क्या हो जाएगा, लीकेज हो जाएगा। मतलब कि जब सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से पैसा को बाहर निकाला जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेविंग। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट इंक्लूड्स, जो बीओपी अकाउंट है वो किसको इंक्लूड करता है। तो ओनली करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन, ओनली कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन, बोथ करंट एंड कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन। जो बीओपी है वो दोनों अकाउंट को इंक्लूड करता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ द कैपिटल अकाउंट इन बीओपी। इनमें से कौन सा जो है वो कैपिटल अकाउंट का कंपोनेंट नहीं है बैलेंस ऑफ पेमेंट में। तो कैपिटल अकाउंट में क्या होता है आपका, इन्वेस्टमेंट, लेंडिंग, बोरोइंग, यह सबको इंक्लूड किया जाता है। तो कैपिटल अकाउंट में जो है वो सारा फाइनेंशियल जो नेचर का ट्रांजेक्शन होता है उसको हम लोग रिकॉर्ड करते हैं।
तो इनमें से बोला है कि नोट ए कंपोनेंट, ठीक है। तो जो इन्वेस्टमेंट है वो तो होगा, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट ये भी होगा, और ये बोरोइंग है ये भी होगा, पर आपका जो एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड है ये कैपिटल अकाउंट का पार्ट नहीं है, ये करंट अकाउंट का पार्ट है, क्योंकि ये आपका बीओटी का पार्ट है, बैलेंस ऑफ ट्रेड में आ जाएगा एक्सपोर्ट ऑफ गुड, ठीक है। तो ये जो है आपका कैपिटल अकाउंट का पार्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11, फिजिकल डेफिसिट इज कैलकुलेटेड एक्स। तो फिजिकल डेफिसिट को हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं ये पूछा गया है। तो फिजिकल डेफिसिट में क्या होता है, ये तो आपका बजटरी डेफिसिट हो जाएगा, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू। पर फिजिकल डेफिसिट में क्या होता है, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट प्लस नॉन डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट। इसको आप यहाँ पे नॉन डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट लिखे या फिर एक्सक्लूडिंग बोरोइंग लिखे, बात देखिए, मतलब नॉन डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट मतलब कि ऐसे कैपिटल रिसिप्ट जिससे डेप्ट क्रिएट नहीं होता है, तो वो क्या हो जाएगा आपका डिसइन्वेस्टमेंट वगैरह हो जाएगा। और डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है, बोरोइंग। तो आप जब बोरोइंग को नहीं रखते हैं तो नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट हो जाता है। तो अगर आप या तो एक्सक्लूडिंग बोरोइंग या फिर नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट रहे, आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डायरेक्ट टैक्स। इनमें से कौन सा जो है डायरेक्ट टैक्स नहीं है। तो डायरेक्ट टैक्स इनमें से आपको पता होगा जीएसटी जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स है मतलब। और बाकी जो है इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, वेल्थ टैक्स, ये सब जो है आपका डायरेक्ट टैक्स है। और वेल्थ टैक्स जो है वो मतलब हटा दिया गया है, अब इसका कोई वैल्यू नहीं है। इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स जो है ये अभी भी चलता है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, द फिलिप्स कर्व शोज द रिलेशनशिप बिटवीन। जो फिलिप्स कर्व है वो किसका रिलेशनशिप दिखाता है। जो फिलिप्स कर्व है वो इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट का रिलेशनशिप दिखाता है। ये देख लीजिए फिलिप्स कर्व कैसा दिखता है। तो फिलिप्स कर्व जो है उसमें क्या होता है कि इन्फ्लेशन बढ़ने से अनएम्प्लॉयमेंट जो है कम जाता है, यही चीज को ये दिखाता है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ द मॉनेटरी एग्रीगेट। M1 मेजर का इनमें से कौन सा पार्ट नहीं है। तो M1 का पार्ट इनमें से कौन सा नहीं है, तो इसमें आपका टाइम डिपॉजिट विद बैंक्स, जो टाइम डिपॉजिट होता है मतलब एफडी वगैरह, ये जो है वो M1 का पार्ट नहीं है। M1 में बस आपका करेंसी और डिमांड डिपॉजिट और साथ में आपका अदर डिपॉजिट विद आरबीआई को इंक्लूड करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, द कंसेप्ट ऑफ इफेक्टिव डिमांड वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। इफेक्टिव डिमांड का जो कंसेप्ट है वो किसने इंट्रोड्यूस किया था। तो इफेक्टिव डिमांड का कंसेप्ट जो है JM केनिस ने इंट्रोड्यूस किया था। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ डेवलपिंग इकोनॉमी। एक डेवलपिंग इकोनॉमी का फीचर इनमें से कौन सा नहीं है। तो डेवलपिंग इकोनॉमी का फीचर आपका हाई पर कैपिटा इनकम नहीं होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं इंडिया जो है एक डेवलपिंग कंट्री है, तो उसका क्या पर कैपिटा इनकम जो है बहुत ही हाई है, नहीं है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, हाई पर कैपिटा इनकम। क्वेश्चन नंबर 17, द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स डज नॉट इंक्लूड। जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है वो किसको इंक्लूड नहीं करता है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है आपका जेंडर इक्वलिटी को इंक्लूड नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ जीडीपी बाय एक्सपेंडिचर मेथड। अगर हम लोग एक्सपेंडिचर मेथड का यूज करके जीडीपी को निकालते हैं तो इनमें से कौन सा जो है उसका कंपोनेंट नहीं होगा। तो एक्सपेंडिचर मेथड में जो कि आपका प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर तो आ जाएगा, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी आ जाएगा, पर अब बचा आपका नेट एक्सपोर्ट और डेप्रिसिएशन। तो आंसर क्या है, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन जो है वो मतलब आपका कंपोनेंट नहीं है, अगर आप एक्सपेंडिचर मेथड से निकालते हैं तो डेप्रिसिएशन को इंक्लूड करने का कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट्स दैट। जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है ये आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट का है, तो ये किस चीज़ के बारे में बताता है। जो लॉ ऑफ डीएमयू है, जिसको आप डीएमयू कहते हैं, ये क्या है, ये है आपका मार्जिनल यूटिलिटी इंक्रीजेस विथ कंजम्पशन, ये नहीं होगा, मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीजेस विथ ईच एडिशनल यूनिट कंज्यूम। मतलब कि जो मार्जिनल यूटिलिटी है मतलब कि हर एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करने पे हमको जो यूटिलिटी या सेटिस्फेक्शन मिलता है वो कम होते जाता है जितना हम लोग ज़्यादा यूनिट कंज्यूम करते हैं। तो यही है आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, इन अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट द डिमांड कर्व फेस्ड बाय एन इंडिविजुअल फर्म इज। एक परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है, उसमें जो डिमांड कर्व है, एक इंडिविजुअल फिल्म के पास जो डिमांड कर्व होगा वो कैसा होगा, वो आपका हॉरिजॉन्टल होगा। हॉरिजॉन्टल क्यों होगा, क्योंकि फिल्म जो है वो प्राइस टेकर्स होते हैं, मतलब कि जो इंडस्ट्री का प्राइस चल रहा है वही फिल्म को एक्सेप्ट करना पड़ता है। तो इसलिए जो डिमांड होता है वो परफेक्टली इलास्टिक होता है, मतलब कि डिमांड जो है वो प्राइस पे डिपेंडेंट नहीं होता है, क्योंकि प्राइस जो है वो फिल्म डिसाइड नहीं कर सकते, जो प्राइस है उसी पे उनको सेल करना पड़ेगा। द गिनी कोफिशिएंट मेजर्स, तो ये आप लोगों को लग रहा होगा कि हमारे सिलेबस में नहीं है,
और इसको भी पढ़ लेना चाहिए। जो गिनी कोफिशिएंट है, नॉर्मल बस देख लीजिए आप, गिनी कोफिशिएंट जो है वो किस चीज़ को मेजर करता है? तो गिनी कोफिशिएंट जो है वो आपका इनकम इनइक्वालिटी को मेजर करता है। गिनी कोफिशिएंट क्वांटिफाइज इनकम डिस्ट्रीब्यूशन विद इन ए पॉपुलेशन। मतलब कि पॉपुलेशन में या फिर जनरली कंट्रीज का एक स्कोर आता है, गिनी कोफिशिएंट स्कोर, मतलब जिसमें इनकम डिस्ट्रीब्यूशन का जो इनइक्वालिटीज है उसके बारे में ये बात करता है, उसको ये शो करता है। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ मनी? इनमें से कौन सा जो है मनी का फंक्शन नहीं है? मनी का फंक्शन आपका प्रोडक्शन ऑफ गुड्स नहीं है। प्रोडक्शन ऑफ गुड मनी का कोई फंक्शन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23, द लिक्विडिटी ट्रैप रेफर्स टू ए सिचुएशन वेयर। लिक्विडिटी ट्रैप नाम का एक सिचुएशन है, वो किसको रिफर करता है? ठीक है, तो लिक्विडिटी ट्रैप जो सिचुएशन है उसमें क्या होता है? इंटरेस्ट रेट्स आर लो एंड मॉनेटरी पॉलिसी इज इनइफेक्टिव। इन ए लिक्विड ट्रैप पीपल होल्ड कैश रेंडरिंग मॉनेटरी पॉलिसी इनइफेक्टिव। मतलब कि इनमें वो लोग होल्ड कैश, मतलब वो लोग पैसा को बहुत ज़्यादा अपने पास रख लेते हैं। इससे क्या होता है कि जो मॉनेटरी पॉलिसी है, जो आरबीआई लाती है मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए, वो जो आपका इनइफेक्टिव हो जाता है। ठीक है, इसको इतना डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस बेसिक नॉलेज होना चाहिए इन सब चीज़ों के बारे में, ताकि अगर सिलेबस के बाहर भी कुछ पूछा जाए तो आप उसको अच्छे से कर सकें। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का कैरेक्टरिस्टिक इनमें से कौन सा नहीं है? तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे प्राइस टेकर बिहेवियर। फिल्म्स इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन हैव सम कंट्रोल ओवर प्राइसिंग ड्यू टू प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। तो जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होता है ना, उसमें फिल्म जो होता है वो प्राइस पे कंट्रोल रख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो इंडस्ट्री में प्राइस है वही उनको चूज करना है। या प्राइस टेकर बिहेवियर जो होता है आपका मोनोपोली, मतलब ये आपका परफेक्ट कंपटीशन में होता है। पर मोनोपोलिस्टिक में क्या होता है, फिल्म जो है वो थोड़ा-सा कंट्रोल उनके पास होता है, क्योंकि उनका जो प्रोडक्ट होता है वो डिफरेंट होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25, द बीओटी रेफर्स टू, जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो किसको रेफर करता है? बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है आपका डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट्स ऑफ गुड्स को रेफर करता है। ठीक है, बीओटी क्या है? डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट्स ऑफ गुड। बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है? इज द नेट डिफरेंस बिटवीन ए कंट्रीज एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स ऑफ गुड्स। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोगों ने आज 25 क्वेश्चंस कर लिए, और आज का वीडियो यहीं पे एंड होता है। आपको अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ताकि आपको ये पीडीएफ जो है वहाँ पे इजीली अवेलेबल हो जाए। थैंक यू ऑल।